नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी इंडियन आर्मी को अपनी आर्म्ड कोर में लगभग 50% के आसपास टैंक्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अभी इंडियन आर्मी की आर्म्ड कोर में जो टैंक सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है वो रशियन ऑरिजिन T-72 टैंक्स हैं, और अभी कुल मिलाकर हमारे पास इससे 2400 के आसपास टैंक मौजूद हैं। इन टैंक्स को 1982 से हमारी सर्विस में शामिल करना स्टार्ट किया गया था, और इन टैंक्स की जो नॉर्मल सर्विस लाइफ होता है वो 30 साल तक का होता है, और अगर इनको फर्दर अपग्रेड किया जाता है तो इनकी सर्विस लाइफ को और 10 से 15 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है। नहीं, कुल मिलाकर इनको 45 ईयर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हाल ही में हुई लड़ाई में इन टैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब पाया गया था, यानी कि मॉडर्न वेपन्स के अगेंस्ट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब पाया गया था, जिस वजह से अभी इनको रिप्लेस करना एक बहुत ही सुटेबल सोल्यूशन माना जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी 2400 टैंक्स में से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 1200 T-72 टैंक्स को फर्दर अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इन टैंक्स को नए इंजन, फायर कंट्रोल सिस्टम और रिसेंटली जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया गया था उस स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है, जिस वजह से 2400 में से 1200 T-72 टैंक्स को हम फर्दर 10 से 15 साल के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये वो टैंक्स होने वाले जिनको लेट 90s के दौर में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। लेकिन इनिशियली जिन 1000 के आसपास टैंक को सबसे पहले इंडक्ट किया गया था उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके बाद इनको रिटायर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वैसे भी जंग में इनकी सर्वाइबिलिटी बहुत ही कम होने वाली है। तो इनको रिटायर करना सबसे बेहतर ऑप्शन होने वाला है। लेकिन इनको रिटायर करने के बाद इनके बदले में जिन टैंक्स को खरीदा जाने वाला था, चाहे वो हमारा FRCB यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट हो जाए या फिर हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट हो जाए, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और अगर 2030 तक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट या हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो हमें करीब 1000 के आसपास टैंक की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। और अभी जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 का हाल चल रहा है, वैसा ही हाल आगे चल के इंडियन आर्मी की आर्म्ड कोर में T-72 टैंक्स के साथ भी हमको देखने को मिलने वाला है। और इनको अभी बिना अपग्रेड के जंग में उतारना भी खतरे से खाली नहीं होने वाला, तो इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से लगभग 13,000 करोड़ को सैंक्शन किया गया था, जिसमें अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए नए मॉडर्न AESA रडार और क्लोज इन वेपन सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से LND के साथ जिस नए AESA रडार के लिए डील को फाइनल किया गया था वो दरअसल इजरायली ओरिजिन ELTA 2084 AESA रडार का एक इंडियन वेरिएंट है, जिसे अभी LND की तरफ से लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस रडार की खास बात यह है कि ये पूरे 360 डिग्री में नजर रख सकता है, और इसमें इनबिल्ट IFF सिस्टम भी मौजूद है। इस रडार को मेनली एरियल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा ये रडार ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशंस, टैक्टिकल एरियल वेपन्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट या स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। इस रडार को अभी LND की तरफ से HPR यानी कि हाई पावर रडार कहा जा रहा है, जो कि मोटार्स, रॉकेट्स और आर्टरी प्रोजेक्टाइल को भी ट्रैक कर सकता है, जिस वजह से इसे मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब इसमें मौजूद 3D AESA मल्टीबीम रडार की वजह से संभव हो पाता है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस रडार को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है। अभी तक भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जो कि भारत की आर्कटिक पॉलिसी का पहला सफल कदम था। और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत इस रीजन में मौजूद सभी देशों को, खास करके जिनका चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उन सभी के साथ बेहतर रिलेशन को बनाने की कोशिश किया जा रहा था। और पिछले कुछ सालों में हमें इसमें काफ़ी सफलता भी मिल चुकी है। और अगर हम साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद देशों को वेपन्स को सप्लाई कर पाते तो इस रीजन में हमारी पकड़ और भी बेहतर होने वाला है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद अभी हम तेजस और ब्रह्मोस NG को भी फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाले। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को भी भारत की तरफ से भी अपनी अलग अलग वेपन्स को सप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है।
इनमें से वियतनाम और इंडोनेशिया भी खास करके ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें से अभी इंडोनेशिया दूसरा देश भी बनने वाला है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने वाला है। रिसेंटली इसको लेके ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया था जिसके मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडोनेशिया के साथ लगभग सभी डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद ही इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील को फाइनल किया जाने वाला। इसमें इंडोनेशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदा जाने वाला है जिनको वो अपनी कोस्टल रीजन में डिप्लॉय करने वाले हैं और इससे चाइना को बहुत ही बड़ा झटका भी लगने वाला है क्योंकि आज तक वो इन सभी देशों को अपनी नेवल पावर की वजह से डराता आ रहा था और इनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इन देशों के पास चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद नहीं था जो कि चाइनीज नेवी का सामना कर पाएंगे। लेकिन अभी ऐसे 2 देश होने वाले जिनके पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद होने वाला है और आगे चल के और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होने वाले जिनके पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद होगा और ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी आगे चल के बनने वाली है और उसका जो दबदबा था वो धीरे धीरे अभी कम होने वाला है क्योंकि अभी उसको भी डर रहने वाला कि अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले हमला कर सकते हैं और एक नहीं बल्कि मिलकर भी हमला कर सकते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर चाइना की एंटायर सप्लाई लाइन को चोक भी कर सकते हैं जिससे आगे चल के चाइना को काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगला अपडेट रोबोट डॉग्स की तरफ से है। अब किसी भी देश की आर्मी की बात करें तो सभी के पास आजकल K9 यूनिट मौजूद होता है जो कि बैटलफील्ड में हमारे जवानों को सेफ रखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और ऐसा कई बार हुआ है जहां पर इंडियन आर्मी की K9 यूनिट्स आतंकवादियों को मार गिराने में सक्षम हुए हैं और अपनी हैंडलर्स और जवानों की जान बचाने के लिए खुद वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक कुत्ते को गोली लगता है तो किसी भी इंसान के मुकाबले उसकी सर्वाइव करने की चांस काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी उनको सर्वेलेंस, अटैक और सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सबसे पहले दुश्मनों की छुपने की जगह का पता लगाकर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जवानों के लिए काफ़ी आसान बना देते हैं। अभी इसी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी एडिथ डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक रोबोटिक डॉग को डिज़ाइन किया गया जिसका निक नेम अभी फिलहाल के लिए ब्लैक पैंथर रखा गया। अभी इसकी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग चल रही है और बताया जा रहा है कि बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहा है। इसे किसी भी तरीके की वेदर में या किसी भी तरीके की टेरेन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये स्नो में भी ऑपरेट कर सकता है जिस वजह से इसको हम लोग लद्दाख में फिर कश्मीर रीजन में डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको बोथ सर्वेलेंस के लिए और अटैक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी खास बात यह कि इसके साथ हम लोग स्मॉल आर्म को भी अटैच कर सकते हैं जो कि फायर कर सकता है जिससे दुश्मन की छुपने की जगह का पता लगाने के साथ साथ उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और मेनली जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको भारत में डेवलप किया गया। इसे आगे चल के इंडियन आर्मी खास करके अपनी K9 यूनिट के साथ ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिससे हमारे जवानों के साथ साथ हमारे K9 यूनिट्स की जान को भी बचाया जा सकेगा। और इसको अभी एडिथ डिफेंस सिस्टम की तरफ से ग्लोबल अवेलेबल कंपटीटर के मुकाबले बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस के साथ ऑफर किया जाने वाला है जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही सुइटेबल K9 रोबोटिक कंपेनियन बनने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स में अभी Su-30 MKI अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है और एक Su-30 MKI एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। अब इसके लिए सुखोई की जो अंडर कैरियर सेक्शन होता है उसको मजबूत बनाना पड़ता है और इसके लिए HAL की तरफ से स्पेशली इसको मॉडिफाई किया जाता है। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 40 Su-30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लान किया गया था और अभी HAL की तरफ से लगभग सभी 40 सुखोई को ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जा चुका है। लेकिन बढ़ रही खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी भी ऑफेंसिव मिशन में हो सकता है 40 सुखोई हमारी दोनों फ्रंट के लिए कम पड़ जाएंगे, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 20 सुखोई को भी ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लान बनाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 60 सुखोई को ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। अभी खास करके उन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है जिनको रिसेंटली 2 से 5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। यानी कि जिनकी एयरफ्रेम रिलेटिवली काफ़ी नया होगा उनको ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और हो सकता है अभी रशिया से जिन एडिशनल 12 Su-30 MKI को खरीदने का प्लान किया जा रहा था उनमें से 10 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।